हेलो फ्रेंड, नमस्कार। प्रतिशतता की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। प्रतिशतता भाग 7 की इस वीडियो को फ्रेंड्स हम सवाल नंबर 122 से शुरू करते हैं। तो चलिए, क्या है 122 सवाल कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखिए, सवाल क्या है कि भाई किसी कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि होगी। देखो क्या दिया आपको भाई साहब, वृद्धि। और यहाँ पे जैसे ही 2.3% की वृद्धि हुई तो उसकी मासिक आय में 720 रुपये की वृद्धि हो गई। देखो, इधर भी वृद्धि दे रखी और इधर भी वृद्धि दे रखी। यानी जैसे ही उसकी मासिक आय 2.2/3% बढ़ी तो 720 रुपये अधिक मिले। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ देखो भाई, ये जो 2.2/3 है तो 3 की गुना 2 में और प्लस 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3%। तो 8/3% की वृद्धि होने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए भैया, इधर भी वृद्धि है इधर भी वृद्धि है, तो वृद्धि वृद्धि के बराबर। तो 8/3% ही 720 रुपये के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसकी कुल कमाई कितनी है, कुल मासिक आय क्या है। अब 8/3%, देखिए प्रतिशत का मतलब बटे 100, और जब बटे 100 करेंगे तो बटे में 3 है तो 300 हो गया। तो 8/300 और बराबर कितना, 720 रुपये। अब ये पूछ रहा है कि टोटल बताओ, तो टोटल के लिए 720। देखिए इधर जो 300 भाग है, भाग का उल्टा गुणा, और भाई 8 गुणा गुणा का उल्टा भाग। 300 तो पहुंच गया जी ऊपर गुणा में, और बटे में कितना हो गया 8। देखिए 8 से भाग कर दो, 8 से भाग कर दो, 9 बार 90 और 9 तिया 27। तो टोटल उसकी जो मासिक आय है वो 27,000 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 123 सवाल है, टी का वेतन के वेतन से 20% अधिक है। यदि टी की बचत 720 रुपये हो जो उसके वेतन का 4% है, तो बताइए के का वेतन कितना होगा। अब देखिए भैया, एक टी भाई साहब हैं और एक के भाई साहब हैं। सवाल के अनुसार टी का जो वेतन है वो के वेतन से 20% अधिक है। यानी अगर के वेतन को हम 100 रुपये मान लेंगे, क्योंकि भाई परसेंट की बात चली, परसेंट है 100 का। यदि के पास 100 रुपये हैं तो टी का वेतन के वेतन से 20% अधिक यानी 120 रुपये है। तो अनुपात हुआ 120/100, या काट कर हम छोटा कर सकते हैं। पर 20 छिक्का 120 और 20 पंजी 100। तो टी के पास यदि 6 रुपये हैं तो के पास 5 रुपये हैं। तो टी और के का जो वेतन का अनुपात है 6:5 है। अब यदि भाई साहब टी के पास 720 रुपये बचत है जो उसके वेतन का 4% है। देखिए ये जो टी सर हैं, टी के वेतन का, जो भी टी का वेतन होगा उस टी के वेतन का 4%, तो 4/100, और बराबर क्या हुआ उसकी बचत यानी 720 रुपये। देखो सवाल के अनुसार भाई 720 रुपये उसकी बचत है जो उसके वेतन का 4% है। तो यदि हम टी के वेतन का 4%, 4/100 बराबर 720 कर दें तो उस टी का वेतन ज्ञात हो जाएगा। तो टी का वेतन निकालने के लिए देखो 100 पहुंच गया जी ऊपर और 4 आ गया भाई नीचे। तो टी का जो वेतन है वो 18,000 रुपये है। अब यदि टी का वेतन 18,000 रुपये है तो आपसे पूछ रहा कि भैया के का वेतन बताओ। तो देखिए सर, यहाँ पर अनुपात रूप में टी का वेतन 6 रुपये है, लेकिन वास्तविक में टी का वेतन 18,000 है। तो 6 से 18 को यदि भाग कर दूं, 6 × 18, तो इसका मतलब 3,000 गुना अधिक है। और यदि इस 6 में 18,000 करने के लिए 3,000 की गुना है, तो के का वेतन निकालने के लिए भी आप 3,000 की ही गुना कर दीजिए। तो 5 तिया 15,000, तो के का वेतन भी 15,000 रुपये है। आपका आंसर 15,000 रुपये होगा। ओके, 124 सवाल। भाई एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करना था। उसने गलती से 5.5% ज्ञात कर दिया जो 220 रुपये था। तो बताइए सही उत्तर क्या है। अब कोई राशि है, कोई संख्या है जिसका 3.5% ज्ञात करना था, लेकिन 5.5% ज्ञात हो गया जो 220 था। अब देखिए भाई माना कोई संख्या थी, जो भी कुछ होगी। अब संख्या का निकालना तो था 3.5%, लेकिन निकाल दिया उसने 5.5%। तो हमने संख्या का 5.5%, 5.5 और परसेंट के लिए बटे 100 निकाल दिया, और वो जो था 220 आया। तो सबसे पहले देख लीजिए
जब किसी संख्या का 5.5/100 बराबर 220 है तो वो संख्या क्या होगी। तो संख्या निकालने के लिए जो 100 है वो तो पहुंचेगा जी ऊपर, भाई भाग का तो पहुंचेगा गुणा में, और 5.5 आएगा जी नीचे। तो उस संख्या का मान जो है वो 4000 है। अब यदि संख्या का मान 4000 है तो सवाल ये पूछ रहा कि भाई सही उत्तर क्या होगा। अब यदि सही उत्तर निकालना तो कार्य भी सही करना होगा, और सही कार्य तो हमें उस संख्या का 3.5% ज्ञात करना था। तो अब जो आपकी संख्या है 4000, उसका आप 3.5%, 3.5 और परसेंट के लिए बटे 100 ज्ञात कर दीजिए। वो आंसर कितना होगा 140, अतः सही उत्तर 140 है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। 125 क्वेश्चन कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई और उसके बाद 50% इसमें वृद्धि कर दी गई। तो बताइए कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। अब देखिए भैया, इस प्रतिशतता के चैप्टर में हमने एक सदाबहार का नियम पढ़ा था। क्या था सदाबहार का नियम। भाई जब 2% दी जाए, दोनों परसेंट घटती हो या दोनों परसेंट बढ़ती हो, या 1% घटती हो और दूसरी परसेंट बढ़ती हो, तो सदाबहार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले 40% कम कर दी गई, फिर 50% की वृद्धि कर दी गई। 2 परसेंटेज हैं, एक कम है एक वृद्धि है, या दोनों वृद्धि हो या दोनों कमी हो, तो किसका प्रयोग करेंगे भाई, सदाबहार का प्रयोग करेंगे। और देखिए सदाबहार का प्रयोग करने के लिए 40% कम कर दी गई, कम का मतलब माइनस, तो आप लिखिए 40 जो है वो माइनस का लिख लीजिए। फिर 50% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि के लिए प्लस का 50 कर दी। यानी आप क्या करेंगे भाई, जो कमी है वो माइनस और जो वृद्धि है वो प्लस कीजिए। उसके बाद ये 40 और 50 इन दोनों के आप गुणा करें चिन्ह को ध्यान रखते हुए। तो देखिए माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, और भैया ये 40 और गुणा 50, 40 और गुणा भैया 50, और जिसकी आपने गुणा करी उसके बटे हमेशा 100 लिख दीजिए। इसे बोलते हैं भाई सदाबहार का नियम। जब सवाल में 2% हो, दोनों घटती हो या दोनों बढ़ती हो, या एक बढ़ती हो दूसरी घटती हो, तो इसे डायरेक्ट निकालने के लिए एक सदाबहार का सूत्र हम प्रयोग करते हैं। और उसके लिए यदि माइनस है, कमी है, तो माइनस में लिखिए, और वृद्धि है प्लस में लिखिए। यदि दोनों वृद्धि हैं दोनों प्लस की लिखो, दोनों कमी है तो दोनों माइनस की लिखो, और इनकी चिन्ह के साथ गुणा कीजिए। केवल जिसकी गुणा की उसके बटे हमेशा 100 कर दीजिए। बस काटने के बाद जो कुछ होगा वही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, यदि उत्तर माइनस का होगा तो कमी होगी, और उत्तर प्लस का होगा तो लाभ यानी वृद्धि होगी। तो भाई सबसे पहले माइनस का 40 और प्लस का 50, प्लस के 10 तो यही बच गए। उसके बाद माइनस, देखिए इन 2 जीरो से ही 2 जीरो हमने काट दी, 5 चौक 20। अब आप यहाँ देख रहे होंगे माइनस का 10 बच गया, प्लस का 10 और माइनस का 20, तो माइनस का 10। और देखिए जो माइनस है उसे तो छोड़ दो भाई, माइनस तो खत्म हो गया। माइनस का मतलब हानि, तो आपको 10% की हानि हुई उस लेन देन में। टोटल जो कर्मचारी की मजदूरी पर प्रभाव पड़ा वो 10% की कमी हुई, हानि हुई भाई साहब। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन की एक परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग यदि 783 हो तो परीक्षा के पूर्णांक कितने, पूर्णांक यानी परीक्षा कुल कितने अंकों की चल रही है। तो परीक्षा में 2 व्यक्ति, एक ए भाई साहब और एक बी भाई साहब। हालांकि क्वेश्चन पहले वीडियो में आ चुका है, यदि आपने सभी वीडियो देखी होंगी तो ये क्वेश्चन आपका हल हो गया होगा। ए ने प्राप्त करे 60% अंक, जबकि बी ने प्राप्त करे 30% अंक। और सवाल के अनुसार इन सभी अंकों का यदि योग कर दिया जाए तो किसके बराबर, 783 के बराबर है। देखो ए के 60%, बी के 30%, और सवाल के अनुसार इन प्राप्त अंकों का जो योग है वो 783 है। तो 60 और 30% का योग हमारे हिसाब से आया 90%, यानी 90/100, और बराबर कितना 783। अब न पूछ रहा कुल बताओ, इसका मतलब 783 90% के बराबर है, तो टोटल कितना, टोटल बराबर यानी 100 का मान कितना। अब 100 के लिए देखो जो भाग है वो गुणा में पहुंच गया, और जो 90 गुना वो भाग में पहुंच गया। तो 100 ऊपर चला गया भाई, और 90 नीचे आ गया नंबरदार। तो 0 से 0 काट दी, और भाई 9 से काटते हैं 87, और गुणा 10 तो 870। अतः जो टोटल परीक्षा चल रही वह 870 नंबर की कुल चल रही। नेक्स्ट है 127 सवाल की 1 से 70 तक की कितने परसेंट संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है।
अब आपको देखना 170 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी का वर्ग करना, और वर्ग करने के बाद देखना कि अंत में एक आता है वे संख्या कितनी परसेंट है। अब यदि 170 तक का सभी का वर्ग करें तो भाई बहुत बड़ा सवाल बैठ जाएगा। तो किस प्रकार करेंगे देखिए, हम 170 की बात न करके 1 से लेकर और भैया 10 तक की बात करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से 10 तक की केवल दो ही संख्या ऐसी हैं जिनका वर्ग करने के बाद इकाई का मान एक आता है। एक तो एक ही है, देखो एक का वर्ग करो एक ही कम एक, क्या एक में इकाई का मान एक है, बिल्कुल है। लेकिन यदि हम दो का वर्ग करें, दो दूनी चार, अब दो के वर्ग में चार, चार में तो इकाई का मान एक नहीं होता है, ऐसे तीन तीन नौ, चार चौक 16। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप 8 तक का भी वर्ग करें तब भी इकाई का मान एक नहीं है। लेकिन यदि हम 9 का वर्ग करें, देखो 9 नम 81, तो इकाई का मान एक है। तो 1 से और 10 तक की केवल दो संख्या, एक 1 और एक 9, ये दो ही संख्या ऐसी हैं यदि हम इनका वर्ग करके देखें तो भाई इकाई का मान एक होगा। तो 1 से 10 तक मात्र दो संख्या 1 और 9 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई का मान वर्ग करने के बाद इकाई का मान एक होगा। अब यदि 1 से 10 तक दो संख्याएं हैं तो भाई 11 से लेकर 20 तक भी दो ही संख्या होगी। फिर तो नंबरदार 21 से लेकर 30 तक भी दो ही संख्या होंगी, क्यों, यानी 1 से 10 तक का एक ग्रुप, 11 से 20 तक का दूसरा ग्रुप, ऐसे यदि 70 तक की बात करें तो 7 ग्रुप बैठ गए। और यदि प्रत्येक ग्रुप में दो संख्या हैं तो 7 ग्रुप में कितनी संख्या होगी भाई, 7 ग्रुप में संख्या होगी 7 दूनी 14। तो 1 से लेकर 70 तक की वे संख्याएं जिनका वर्ग करने के बाद इकाई का मान एक है वे कुल 14 संख्याएं हैं। और आपको निकालना, बताओ भाई कितने प्रतिशत है। अब परसेंट निकालना, तो जितना हमें परसेंट निकालना जिसका वो तो ऊपर लिख लिया, बटे में टोटल कितनी संख्याओं में थे 70 संख्याओं में से, और भैया परसेंट के लिए हमेशा गुना 100 करते हैं। भाई एक जीरो काट दें, 7 तक कितनी बार, 2 बार, तो यानी 20% संख्याएं ऐसी हैं 1 से 70 तक जिनका यदि वर्ग किया जाए तो इकाई का मान एक होगा। ठीक है भाई। 128 क्वेश्चन, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5,780 रुपये निवेश किए हों तो बताइए रघु ने कितना धन निवेश किया। देखिए जो सोनू हैं और जो मोना हैं, सवाल के अनुसार सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, यानी मोना से सोनू के 10% ज़्यादा हैं, इसलिए यदि मोना के 100 रुपये हैं तो भाई सोना के तो 110 रुपये हैं, 10% ज़्यादा। और फिर कह रहा मोना ने रघु से, अब फिर से मोना और रघु, एम और आर, तो मोना ने रघु से 10% कम। अब ये जो मोना है इसने रघु से करे 10% कम, इसका मतलब यदि रघु के पास यदि 100 रुपये हैं तो मोना के पास 10% कम 90 रुपये हैं। तो एक तरफ तो सोनू और मोना का अनुपात कितना, 0 से 0 काट दूं, 11:10। एक तरफ मोना और रघु का अनुपात कितना अनुपात, 9:10। तो देखिए व्यक्ति एक सोनू है, एक मोना है और एक रघु है, 3 व्यक्ति हैं लेकिन अनुपात 1 2 3 और 4 हो गए। तो जब 3 व्यक्ति हैं अनुपात 4 हो गए क्योंकि मोना दोनों ओर जुड़ गया, भाई सोनू के साथ भी और रघु के साथ भी। तो जब A अनुपात B और B अनुपात C, अब A B के स्थान पर यहाँ S अनुपात M और M अनुपात R, तो कोई व्यक्ति कॉमन है और कॉमन होने के बाद कोई व्यक्ति नया आ जाए तो सबसे पहले हमें S M R का अनुपात निकालना होगा। किसका, S M और R का अनुपात निकालना होगा। तो यदि कोई व्यक्ति कॉमन हो और कॉमन के साथ कोई नया व्यक्ति हो तो इकट्ठा ABC का अनुपात निकालने के लिए जेड पोजीशन का प्रयोग करते हैं। और क्या है जेड पोजीशन, देखिए ये जो S का मान है 11, उसे S के नीचे लिख दूं यहाँ पे 11। उसके बाद 11 के साथ M का जो मान है वो 10 है, तो M का मान लिख दूं भाई 10, तो 11:10। फिर ये जो दूसरा M है तो ये एक ही तो व्यक्ति है, तो इस M का मान कितना 9, तो इस M के नीचे लिख दो यहाँ पे 9। उसके बाद इस 9 के साथ R का जो मान है वो 10 है, तो 9 के जस्ट सामने R के नीचे कितना मान लिख दूं, R का 10। तो भैया जेड पोजीशन का मतलब ये है कि आप इसके बाहर बाहर के इस तरह गुणा करेंगे 11 गुणा 9, और फिर अंदर अंदर की गुणा करेंगे और फिर बाहर बाहर की गुणा करेंगे। जैसे 11 गुणा 9 करेंगे 11 9 99,
उसके बाद अंदर अंदर गुणा करेंगे तो 10 और गुणा 9 90। उसके बाद फिर बार बार की गुणा करेंगे 10 गुणा 10 100। तो अब ये जो ऊपर है ये सब कुछ खत्म हो गया। एस का मान कितना आया 99, एम का मान कितना आया 90 और आर का मान कितना आया 100। तो अनुपात एस एम आर का 99, 90 और 100 है। अब आपसे पूछ रहा कि भाई यदि तीनों का जो योग है वो उनका 5780 है, तो देखिए अनुपात के नियम में क्या करते हैं भाई, एस का, एम का और आर का तीनों का योग वास्तविक में हमें दिया यहाँ पे 5780 और अनुपात के हिसाब से 99, 90 और 100 की बात करें तो टोटल योग बैठ गया 289। तो उसके योग को वास्तविक जो सवाल में योग दिया अपने योग यानी अनुपात के योग से भाग कर दीजिए और अनुपात का जो मान आया 99, 90 और 100 289। तो आप इसे 289 से भाग कीजिए। तो जब 5780 को ये 299 से आप भाग कर 289 से आप भाग करोगे तो 289 से कट गया 20 बार। तो जो 20 है वो कॉमन है। अब इस कॉमन की गुणा यदि एस का मान पूछे तो एस मतलब 99 में गुणा कर दीजिए, एम का मान पूछे तो भाई 90 में गुणा कर दीजिए, आर का मान पूछे तो आप 100 में गुणा कर दीजिए। तो आपसे पूछा कि बताइए रघु का मान कितना होगा। अब रघु का मान आर का मान पूछा, आर का मान अनुपात में 100 है और कॉमन आया 20। तो आप 20 की गुणा यदि 100 में कर दें तो रघु जी का जो मान है वो 2000 रुपये, आपका आंसर 2000 रुपये होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट 129 सवाल की एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। यदि पहली किस्त में 1% बाल खराब थी वह दूसरी में 4.5% खराब थी और यदि कुल 100 बाल खराब हों तो बताइए पहली किस्त में भाई कितनी बाल थी। तो सवाल के अनुसार आपके पास 2 किस्त हैं, किस्त पहली और किस्त दूसरी। सवाल ये कह रहा कि दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी थी, दूसरी किस्त पहली से दुगनी। यदि पहली 1 है तो दूसरी दुगनी 2 है। अब भाई पहली किस्त में 1% बाल खराब थी तो जो पहली किस्त है 1, उस 1 का 1% बाल खराब है। 1% मतलब 1/100। तो 1 की कम 1 और दशमलव कहाँ लगी, देखो बटे में यदि 2 जीरो है दशमलव लगी 2 अंकों पे। तो 0.01 बाल खराब हैं पहली वाली किस्त में। और दूसरी किस्त देखो, दूसरी किस्त में अनुपात के अनुसार कितनी बाल हैं, 2 बाल हैं। तो ये 2 बाल हैं, इन 2 का 4.5% खराब थी। तो भाई इसका 4.5% यदि हम निकाल लें तो 45 दूनी 90 दशमलव और 0.09। अब पहली वाली किस्त में 0.01 बाल खराब थी और दूसरी वाली किस्त में 0.09 खराब थी। तो ये देखो कुल खराब का जो योग है वो कितना हो गया, वो हो गया 0.1। अब अनुपात के अनुसार टोटल खराब बॉल की जो संख्या है वो 0.1 है और वास्तविक में सवाल में दिया कि यदि कुल खराब बाई 100 हैं तो उनकी कुल वास्तविक खराब बालों को 100 को अनुपात के अनुसार जो 0.1 बाल खराब हैं उससे भाग कर दें। तो यदि 100 को 0.1 से भाग करें तो देखिए ऊपर एक जीरो बढ़ाने के बाद 1 से भाग करें तो ये तो 1000 हो गया। अब यदि 1000 आपसे पूछा कि भाई पहली वाली किस्त में कितनी बाल हैं तो इस 1000 की गुना पहली किस्त में कर दो। और यदि आपसे पूछा भाई दूसरी वाली में कितनी बाल हैं तो इस 1000 की गुना आप दूसरी वाली किस्त में कर दो। तो पहली वाली में 1000 किस्त हैं और दूसरी वाली में गुना करते हैं तो 2000 किस्त हैं। आपका उत्तर, आपसे पूछा पहली किस्त में कितनी बाल थी तो 1000 थी, दूसरी किस्त में पूछे तो भाई 2000 थी। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 130 क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न थे, वह प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। अब किसी एम भाई साहब ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि कुल 60% अंक प्राप्त हेतु उसे प्रश्नों में से जो शेष प्रश्न है कितने % प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। अब देखिए टोटल परीक्षा 150 नंबर की चल रही, जबकि 150 में से उसने पहले जो 75 प्रश्न हैं, कितने भाई 75 प्रश्न, उन 75 प्रश्नों का उसने 80% का ही सही उत्तर दिया। तो 80/100 देखो कितना हो गया। जब आप 75 का 80/100 निकल लें तो 20 तबाक कर दो, 20 से 4 बार और 20 से भाई 5 बार और देखिए 5 से 15 और 15 चौका 60, यानी आपने 60 सवालों का सही उत्तर दिया है।
और जब सवाल ये कह रहा है कि भाई एक अंक एक ही एक सवाल एक नंबर का है तो 60 जो सवाल हैं वो 60 ही अंक के हुए, तो आपको 60 अंक तो मिल गए। 60 अंक मिलने के बाद आप ये चाह रहे हैं कि टोटल परीक्षा में मुझे 60% अंक मिलने। अब जब 60% अंक आपको लेने और टोटल 150 नंबर की परीक्षा चल रही, तो सबसे पहले आप 150 का 60% निकाल लीजिए, 60/100, तो 15 छिक्का 90। इसका मतलब आपको टोटल 90 नंबर चाहिए, और 90 नंबर चाहिए और आपके 60 नंबर आ चुके, तो अब आपको आगे भाई 30 नंबर और लेने होंगे। तो जो 30 नंबर लेने, एक सवाल एक अंक का है तो 30 अंक के 30 ही सवाल हल करने। यदि आपसे पूछे कि भाई आगे कितने प्रश्न हल करने होंगे, तो मात्र 30 प्रश्न ही हल करने होंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा कि शेष प्रश्नों में कितने % प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। अब सबसे पहले देखिए, शेष प्रश्नों में से पूछा, तो शेष का मतलब ये हुआ कि टोटल 75 थे, उन 75 में था आप टोटल थे 150, सॉरी टोटल थे भाई 150 प्रश्न, और इन 150 का आपने यहाँ पे 75% का आंसर दिया, उसमें कुछ सही कुछ गलत होंगे, लेकिन आप 75% कर चुके। तो जब 150 का 75 कर चुके, तो मेरे पास अब जो सवाल रह गए शेष भी 75 ही रह गए। और जब 75 है तो आपसे पूछ रहा है कि जब आपको 75 में से 30% का ही उत्तर देना, तो बताओ कितने % का देना, तो % के लिए गुना 100। 25 तो 3 बार और 25 तो भाई 4 बार और 3 तो 10, तो बराबर 40%। तो अब आप नेक्स्ट जो शेष प्रश्न है उसमें तो 40% का सही उत्तर दे दीजिए, तो आपको टोटल 60% अंक प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपसे पूछे कि भाई शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न करने होंगे, तो मात्र 30 ही करने होंगे, लेकिन कितने प्रतिशत करने होंगे, तो शेष 75 में तो 30 करोगे तो भाई आपको 40% सवाल करने होंगे। 131 क्वेश्चन देखिए भाई साहब, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए आज जो जनसंख्या है वह 8500 है। अब यदि यहाँ पर देखिए भाई साहब, ये 20% की वृद्धि कह रहा, तो वृद्धि है तो 100 में जोड़ दो 120/100, कमी के है तो 100 में तो घटा लो 80/100। दूसरी बात ये आपसे पूछ रहा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या है। अब देखो बाद पूछ रहा, आगे की बात पूछ रहा, तो सीधी गुणा, और आपसे पूछ रहा भाई 2 वर्ष पहले क्या थी, उल्टा पूछे तो उल्टी गुणा। उल्टी गुणा की बात नए क्वेश्चन में करेंगे। पहले साल 20% की वृद्धि है, तो सीधा आप 120/100 लिख दीजिए। जबकि दूसरे साल 25% की वृद्धि है, जब 25 की वृद्धि है तो कितना होगा, 125/100 होगा। वृद्धि है तो 100 में जोड़ का बटे 100, कमी है 100 में घटा का बटे 100। अब ये पूछ रहा है जब पहले साल 8500 थी और उसमें 20% की वृद्धि हुई तो 120/100, 25 की वृद्धि हुई तो 125/100, अब कितनी हो गई, तो इसे हल करने के 12,750। तो अब 2 साल बाद वहां की जो जनसंख्या है वह 12,750 होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे सवाल अभी आपके लिए आएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात का हम ध्यान रखेंगे भाई, आपसे पूछा कि भाई 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या है। यदि 2 वर्ष बाद ना होकर किसी कारण 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ ली जाए, तो पूर्व या पहले की बात अगर करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी आप समझ लीजिए एक बार। यदि यहाँ पर पूर्व हो और 20% की वृद्धि है, यदि 20 की वृद्धि है तो 120/100 हो गया। मगर आपसे पूछा कि भाई 2 वर्ष पूर्व बताओ, अगर पूर्व पूछ रहा, उल्टा पूछ रहा, पहला पूछ रहा, तो आप इसकी भी उल्टी गुणा कर दो, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। तो भाई इसे आप 120/100 न लिख कर 100/120 लिख लो। ऐसे यदि 25% की वृद्धि है तो 125/100, लेकिन भाई साहब 100 ऊपर 125 नीचे। यदि आपसे पूछा जाए पहले कितनी थी, तो पहला निकालने के लिए जो आप गुणा करेंगे ये परसेंट की गुणा उल्टी कर देंगे, और बाद पूछे सीधा पूछे तो परसेंट की गुणा सीधे कर देंगे, और बात चाहे वृद्धि की और बात चाहे भाई कमी की हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि किसी संपत्ति का जो मूल्य है वो प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि 10% कम हो जाता है तो कितना रहेगा भाई, 90%, तो 90/100। और यदि वर्तमान मूल्य, देखो वर्तमान है मतलब आज का मूल्य, और वर्तमान मूल्य इसका 81,000 हो, तो बताओ 2 वर्ष पहले कितना था। देखो क्या पूछा भाई, 2 वर्ष पहले पूछ रहा। अगर आज का 81,000 है, 2 साल पहले क्या था। अब देखो यदि पहले पूछे तो उल्टी गुणा कर दो, तो भाई 100 तो पहुंच गया ऊपर और 90 आएगा जी नीचे। लेकिन आपसे पूछा 2 साल पहले, अब पहले हो या बाद हो, जितने साल उतनी गुणा। 2 साल हैं तो यह गुणा भी आपको 2 ही।
ठीक है भाई, काटने के बाद छोटा करते हैं। देखो ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो को ना देख लूं और 9 81 को देख लूं, यहाँ पर तो रहेगा जी ये आपका 10 और भैया 1 2 3 4 और ये 5। आपका आंसर क्या होगा? 1 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है, तो बताओ 2006 में। अब 2003 की जनसंख्या दी है, 2006 पूछे तो सीधा पूछे, सीधी गुणा करेंगे। जब 10% की वृद्धि है तो कितना हो गया? 110/100। लेकिन देखिए 2003 की जनसंख्या दे रखी है, 2006 पूछे है, तो 2003 के बाद 4 5 6, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है 3 साल की बात। और यदि 3 साल की बात है तो आप इसकी गुणा भी 3 ही बार करो। और भाई 3 बार गुणा करने के बाद काट का छोटा कर लीजिए। आसान से क्वेश्चन है, खुद काट लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब सवाल नंबर जो 134 है, 135 और 136 137 आपके लिए हैं भाई। 134, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 5% कमी, और यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दे रखी, पहले वर्ष के प्रारंभ में पूछ रहा। देखो दूसरे वर्ष के अंत की बात में जो जनसंख्या है वो दे रखी, और पहले वर्ष के प्रारंभ में पूछ रहा तो उल्टा पूछ रहा, तो उल्टी गुणा। 5 की वृद्धि है तो 105/100, 5 की कमी तो 95/100, और आपसे उल्टा पूछा तो उल्टी गुणा करेंगे। ऐसे 135 भी एक जनसंख्या जो है वो 10% की वृद्धि होती हो। 2003 में जनसंख्या 15 लाख है, 2005 में कितनी? देखो 3 की जनसंख्या है, 5 की पूछे सीधे गुणा, 10 की वृद्धि है तो 110/100। ऐसे एक नगर की जनसंख्या इतनी है भाई, और पहले वर्ष में 25 की वृद्धि 125/100, दूसरे में 8 की कमी तो 92/100, 2 वर्ष के अंत में पूछे, 2 वर्ष के अंदर मतलब सीधा पूछे सीधे गुणा। उसी प्रकार 137 भी आपके लिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें हल कीजिए। अब सवाल नंबर 138 है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है, इसके मूल्य में 10% के हिसाब से कमी आती हो तो कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। अब सवाल तो वही है, लेकिन आपसे भाई ये नहीं पूछा कि 2 साल बाद या 2 साल पहले कितना हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा या रह जाएगा। देखिए जो आज का मूल्य है वो घटने के बाद हो या बढ़ने के बाद, आज का मूल्य हमेशा मूलधन के इक्वल कहलाएगा। जिस प्रकार आप चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और मिश्र धन की बात करते हैं, और घटने बढ़ने के बाद जो होगा वो मिश्र धन के इक्वल कहलाएगा। ठीक है भैया, आज का मूल्य मूलधन और घटने या बढ़ने के बाद मिश्र धन। और आपको 10% की तो बात उसने दे रखी, आपसे पूछ रहा है कि भैया बताओ कितने वर्ष में यह धन 3,64,500 रह जाए। अब यदि बात भाई मूलधन और मिश्रधन की आई तो देखिए एक सूत्र है जो आपने चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ा होगा कि मिश्रधन बराबर मूलधन और गुणा में 1+10/100 की घात समय। ये समय लिख रहा है भाई, आप पूरा कर लीजिए, यहाँ पे जगह कुछ कम थी। तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1+10/100 की घात समय। अब देखिए मिश्रधन क्या है जो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3,64,500। तो मिश्रधन में लिख दूं भाई 3,64,500। उसके बाद आप देख रहे होंगे बराबर में जो मूलधन है मूलधन गुणा में है, और गुणा का उल्टा क्या हो जाए जी भाग। इसलिए क्यों ना मूलधन को उठाकर बट्टे में लिख दूं, और बट्टे में कितना आ गया 5 लाख। उसके बाद 1+दर, अब देखो दर कितनी है 10%। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ये कह रहा है कि भाई 1+10/100 की घात समय होना, लेकिन यहाँ पे बात चक्रवृद्धि ब्याज की नहीं, भले ही सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज का हो, यहाँ पे बात चल रही भाई जनसंख्या की या मूल्य की। अब मूल्य जनसंख्या में तो वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, इसलिए ये जो प्लस का निशान है, ये देखिए प्लस का निशान, ये सवाल पर डिपेंड करेगा। यदि 10% की कमी है तो ये माइनस होगा, और वृद्धि है तो ये प्लस होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में 10% की कमी है तो यहाँ पे जो चिन्ह है ये माइनस का मान्य होगा, कहेगा भाई माइनस का। और यदि माइनस है तो ये तो आप लिख लीजिए भाई कि 1 - का दर 10/100, या नु कह दो भाई जब 10% की कमी है तो डायरेक्ट ही 90 और बटे 100 रह गया। भाई 10% की कमी है तो घटा कर लिख दो, और ऊपर समय, वो समय हमें नहीं पता, वो टी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए सर, एक तो यहाँ पर मैं जीरो काट दूं, उसके बाद ये 3 जीरो, ये 2 जीरो भी यहाँ से काट दूं। अब आप देख रहे होंगे ऊपर है 3,645 और बटे में है जी 5,000। अब ये दोनों ऊपर नीचे 5 से कट जाते हैं, मैं 5 से काट दूं।
ऊपर भी 5 से काट कर लिख लीजिए और बटे में 5 से काट कर लिख लीजिए 1000। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर और नीचे दोनों जगह काट कर लिखो, क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बराबर में 9/10 की घात t मतलब समय है। अब यदि समय 1 है तो 9/10, भाई समय 2 है तो 9 और 10 का दोनों का वर्ग होगा, समय 3 है तो 9 और 10 दोनों का घात 3 होगा। तो जो भी यहाँ घात होगी t का मान होगा, उतनी घात करने के बाद ही तो ये बटे 1000 होगा। तो आप क्या करेंगे, यदि t का मान आपको ज्ञात करना है तो ये तो ऐसा कर लीजिए भाई 9 पे क्या घात रखो और 10 पे क्या घात रखो कि बराबर इधर के इक्वल हो जाए। या फिर आप ये देखिए कि यहाँ पे बटे में 10 है, इधर बटे में 1000 है, तो 10 पे कितनी घात लगाऊं कि भाई 1000 हो जाए। तो 10 पे कितनी घात लगाऊंगी भाई 1000 हो जाए। तो देखो 10 पे तो 3 घात लगा दो 1000 हो जाएगा। तो टी का मान कितना हुआ 3 वर्ष। चाहे आप 9 के हिसाब से देख लो भाई 9 पे क्या घात लगाऊं कि भाई 729 हो जाए, तो वही 9 की घात 3। तो टी का जो मान है वो 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष में वो जो धन है वो 3,64,500 रह जाएगा। देखिए फिर से सवाल नंबर 139, 140 और 141 आपके लिए आए, पढ़कर देखिए भाई। अब ये लिखा है यहाँ पे 141 में अवमूल्यन। भाई अवमूल्यन भी कमी है, जैसे 10% की कमी या अवमूल्यन तो 90/100। 3 साल बाद पूछ रहा है तो भाई सीधे गुणा कर दो, और आपसे पूछ रहा है भाई 3 साल पहले क्या है तो उल्टी गुणा कर दो। इनके भी स्क्रीनशॉट लीजिए और हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 142 की एक व्यक्ति ने 72,900 में कोई भूमि खरीदकर उस पर 1,33,100 में मकान बना लिए। यदि भूमि मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि और मकान मूल्य में 10% कमी आए तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। अब यदि भूमि की बात करें तो भाई 72,900 रुपये की थी, उसमें मकान बनाए 1,33,100 के। अब भूमि की कीमत जो कम थी वो तो बढ़ना शुरू होगी, और जो मकान की कीमत ज्यादा थी 1,33,300 वो जो 1,33,100 वो घटना शुरू हो गया। अब जब थोड़ा पैसा बढ़ाकर ज्यादा पैसा घटेगा तो कहीं ना कहीं दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। मैंने ABCD इसके ऑप्शन भी लिखे, क्यों लिखे मैं आपको भी समझा रहा कि भाई अगर मैं भूमि की बात करूं, भूमि थी भाई 72,900 रुपए की, ठीक है। उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हो रही, जब 10 की वृद्धि हो रही तो कर देंगे 110/100। उसके बाद मकान की जो कीमत है वो 1,33,100 कीमत है। उसकी कीमत में 10% कमी है तो कितना रह गया 90/100। अब आपसे पूछ रहा कि भाई कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। कितने वर्ष बाद का मतलब है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 10 साल, 50 साल, कभी तो बराबर होगा। तो ये तो आप ऐसा करके देख लो भाई, इस अभी भूमि वाले में भी 1 साल का हिसाब लगा दो, मकान में भी 1 साल का हिसाब, या यहाँ भी 2 साल का, इधर भी 2 साल का, यहाँ 3 का, यहाँ भी 3 का, कभी ना कभी तो बराबर होगा। तो ये तो आप इस प्रकार देख लो कि अपने आप ही संख्या उठाओ जाओ और कर कर देख जाओ, कहीं ना कहीं बराबर बैठ ही जाएगा भाई। लेकिन नु कहाँ तक देखेंगे भाई साहब, तो इसलिए हमने ऑप्शन की सहायता ली। मानो ऑप्शन ए उठाया 2 वर्ष। अब यदि 2 वर्ष की बात करूं तो फिर पहले वाले में भी 2 की गुणा कर दो 110/100, और दूसरे में भी 2 की गुणा कर दो 90/100, और काट कर छोटा करके टोटल गुणा की आवश्यकता नहीं, बस अंदाजा देखो कि भाई बराबर हुए कि नहीं हुए। देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूं, यहाँ पे जो हुआ 9। अब यदि मैं यहाँ भी गुणा करूं 11 11 121, और 121 में यदि हम 729 से गुणा करेंगे तो इकाई का मान 9 ही होगा। और यहाँ की बात करें 2 जीरो ये कट गई, 2 जीरो कट गई, देखो 9 9 81। अब यदि हम भाई 1331 में 81 गुणा करेंगे तो इकाई का मान 1 होगा। अब ऊपर था इकाई का मान 9, नीचे इकाई का मान 1, तो भाई बराबर नहीं है, 6 रुपये 8 के अंतर है, लेकिन अंतर रहेगा तो 2 साल गलत है, ऑप्शन आपने बी उठाया 3। अब यदि ऑप्शन बी 3 साल है तो भाई इनकी गुणा भी 3 3 बार ही करनी होगी। अब देखते हैं थोड़ा अंदाजा लगा कर भाई साहब कि इन 2 जीरो से कोई भी 2 जीरो ये काट दूं, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूं, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दूं। अभी रहे 11 गुणा 11 गुणा 11, यानी 11 गुणा 11 गुणा 11 1331, और गुणा में कितना 729, और बटे में बच रहा भाई 10। उसी प्रकार देखिए ये 2 जीरो भी काट दूं, यहाँ पे इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, और 1 जीरो यहाँ से काट दूं। अभी देखो 9 9 81 नम्बर 729, तो ये क्या हुआ 1331 गुणा 729, और बटे बच रहा भाई यहाँ पे एक 10। अब देखिए ये वाली संख्या 729 गुणा 1331, ये भी 1331 गुणा 729 बराबर है, यहाँ ही बटे में 10 बच रहा है भाई, यहाँ बटे में 10 बच रहा है। इसका मतलब 3 साल बाद मकान
और भूमि की कीमत समान हो जाती है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 3 साल बाद दोनों कीमत इक्वल हो जाएगी। फिर से क्वेश्चन 143 आपके लिए है, पढ़िए और हल कीजिए। हम बात करें भाई 144 क्वेश्चन की कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों और स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक हो, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखिए जो टोटल बालक हैं वे 72 बालक हैं और सवाल ये कह रहा है कि एक तरफ कतार और स्तंभ, तो कतार में और स्तंभ में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। देखिए कतार में स्तंभ से 12.5% ज्यादा है, इसका मतलब यदि स्तंभ में हम 100 बालक मान लें तो कतार में 12.5% अधिक, तो 112.5 हो जाएंगे। और काट का अनुपात बनाऊं तो इसे हटाने के बाद में एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा दें, और देखो भाई 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और भाई 25 चौका 140 हो गया। और 5 तक काटते हैं, 5 नम 45 और 5 अठे 40। इसका मतलब ये हुआ कि कतार में अगर 9 के अनुपात में है तो स्तंभ में 8 के अनुपात में है, तो कतार और स्तंभ में बालकों का जो अनुपात है वो 9:8 है। और सवाल ये भी कह रहा है कि भाई साहब वहां पर जो टोटल बालक हैं वो 72 हैं, तो देखो अनुपात के नियम में तो हमने ये बात पढ़ी कि यदि वहां पे बालकों का योग 72 है तो कुल बालकों की संख्या को टोटल बालकों की संख्या से भाग कर दो। देखिए कतार में तो है जी 9, स्तंभ में है 8, तो कुल कितने बालक हो गए बताओ। 9 अट्ठे 72 बालक हो गए। अब देखो अब योग की बात चल रही, इन्हें जोड़ा क्यों नहीं गुणा क्यों कर दी, वही मैं आपको बात समझा दूं। अब देखिए माना इधर कतार है इधर स्तंभ है और कतार में यो 1 2 3 4 5 बालक बैठे। ऐसे ही देखो अगर इधर की बात करें माना 1 2 इधर को 3 बालक जो हैं इस प्रकार ये बैठे हुए। अब आपसे पूछ रहा भाई कुल कितने, तो कुल का मतलब या तो ये सारे बालक गिन लो या एक काम करो, देखो 1 2 3 4 और 5, इधर को ये 5 हैं और इधर को 1 2 3, तो 5 हैं इधर को ये 5 उठा लो, 3 है इधर को 3 उठा लो और 5 थे 15, तो आप टोटल कितने हो गए 15। इसका मतलब यही या तो मैं सारे को इन्हें गिन लूँ जोड़ लूँ या फिर कतार में जितनी संख्या है और स्तंभ में जितनी संख्या है गुणा कर दूं तब भी योग ही आ जाएगा। तो इसलिए अनुपात के अनुसार इस सवाल में कतार में 9 और स्तंभ में 8 बालक आए और सवाल ये कह रहा है कि जो टोटल बालक हैं वे 72 हैं, तो एक काम कीजिए उसके 72 के योग को अपने अनुपात के योग 9 और 9 अट्ठे 72 से यदि हम भाग कर दें तो 72/72 तो कॉमन कितना आया 1। अब इसे 1 की गुणा यदि कतार में पूछो तो भाई कतार में कर दो, स्तंभ पूछो तो स्तंभ में कर दो। इसका मतलब कतार में कितने बालक हैं 9 बालक हैं, स्तंभ में कितने बालक हैं 8 बालक हैं, यानी एक तरफ को तो बैठे 9 बालक और एक तरफ बैठे 8 बालक और गुणा कर दो 9 अट्ठे 72। आपका आंसर प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या बताओ तो 9 है। अब सवाल नंबर 145, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए तो फिर भाई सदाबार की बात आ गई, मगर मैंने समझाया था कि सवाल में 2% हो पर यहाँ तो एक ही परसेंटेज लिख रही नहीं भाई, ये 2 ही परसेंटेज है बस दिखाई एक दे रही, क्यों है 2, देखिए लिख रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा। अब वर्ग में कितनी भुजा हो बताओ। देखिए अगर आप सवाल पूछे भाई वर्ग में भुजा कितनी हो तो भाई वर्ग में भुजा हूँ 4, लेकिन अगर नाम रखें तो एक हो लंबाई और एक हो चौड़ाई, बताओ तीसरी और चौथी कौन सी भुजा हो। हालांकि वर्ग में 4 भुजा तो हैं पर अगर नाम के अनुसार देखा तो एक लंबाई एक चौड़ाई 2 ही तो भुजा हुई। और सवाल में कहा कि प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक का लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, जब प्रत्येक की बात है तो 10% लंबाई में भी है और 10% चौड़ाई में भी है, तो ये तो भाई सदाबहार की बात बन गई। तो फिर तो जब लंबाई में 10% की वृद्धि है तो इधर भी प्लस का 10% और चौड़ाई भी प्लस का 10%, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा लंबाई भी और चौड़ाई भी। और यदि आपके सवाल में 2% हो, दोनों बढ़ती हो या दोनों घटती हो या एक बढ़ती और दूसरी घटती हो तो सदाबहार का प्रयोग करते हैं। और सदाबहार के लिए देखिए प्लस का 10 और दूसरा भी प्लस का 10, उसके बाद इन दोनों गुणा करेंगे चिन्ह को ध्यान रखते हुए प्लस 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 और भाई साहब
तो प्लस 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 और 10 × 10 और हमेशा बटे 100, यही तो सदाबार है कि जिसकी गुणा करेंगे उसके बटे हमेशा 100 लिख देंगे। काट का छोटा कीजिए और काटने के बाद हम देख रहे हैं भाई कि 20 तो यही हो गया, 10 और 10 20। उसके बाद 2 0 काट दें, एक ही कम एक है प्लस का, तो 20 और 1 21, मगर 21 जो है प्लस का, यार प्लस का मतलब क्या हुआ है, वृद्धि। और देखो आपसे क्या पूछी, वृद्धि पूछी, तो आपका सवाल जो होगा उसका आंसर 21% की वृद्धि होगा। सवाल नंबर 146 भी सेम उसी प्रकार की, भाई एक आपके पास आयत है और देखो आयत में क्या दिया कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि। अब इधर क्या है, 10% की वृद्धि है तो प्लस का 10% होगा। चौड़ाई में 10% की कमी है तो माइनस का 10% होगा। अब यदि 2 परसेंटेज हैं, भाई दोनों घटे या दोनों बढ़े या एक घटे और एक बढ़े, तो वो सदाबहार की बात करते हैं। तो सदाबहार क्या कह रहा है कि अगर ये प्लस का 10 है तो आप लिख लो प्लस का 10। उसके बाद जो दूसरा परसेंटेज है वो माइनस का है तो आप लिख दो माइनस का 10। और दोनों गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, और भाई गुणा करेंगे तो 10 × 10, और जिसकी गुणा करोगे उसके बटे हमेशा क्या लिखोगे 100, यही तो सदाबहार का नियम है। अब ये तो प्लस माइनस कट गया, देखो दोनों जीरो में काट दूं, अब ये एक ही कम एक माइनस का आया, और माइनस का मतलब कमी, तो माइनस हटा दीजिए और आपका आंसर क्या होगा कि 1% की कमी होगी। तो नए आयत के क्षेत्रफल में 1% का अंतर होगा, वो भी 1% घट जाएगा। देखिए भाई पढ़िए 47 सवाल, और देखो कुछ याद आए के बाद, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि। अब प्रत्येक भुजा में 30 की वृद्धि है तो लंबाई में भी 30 की वृद्धि और चौड़ाई में 30 की वृद्धि। तो फिर वही सदाबहार का नियम, जब वृद्धि है तो लंबाई के लिए भी +30 और भाई चौड़ाई के लिए भी +30। उसके बाद दोनों की गुणा करेंगे और गुणा के लिए प्लस प्लस प्लस, और भाई 30 × 30 और हमेशा बटे क्या 100। देखो ये दोनों जीरो तुम यहाँ से काट दूं, और 30 30 तो 60, तो ये हो गया 3 3 कितना 69%, प्लस का है तो वृद्धि, तो आपका आंसर 16% की वृद्धि होगा। पढ़ियो भाई 148 क्वेश्चन और 149 क्वेश्चन और हल करो। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 40 और 30% की वृद्धि कर दें। देखो 40 की वृद्धि है तो प्लस का 40 और 30 की वृद्धि है तो भाई प्लस का 30, और उसके बाद प्लस प्लस करेंगे और भाई जिसकी गुणा उसके बटे 100 सदाबहार का नियम। उसी प्रकार यहाँ भी 20% की वृद्धि और 20 की कमी है तो आपको उत्तर माइनस के 4%, तो 4% की कमी होगी। लिख लो इन्हें, हल कर लो, अपने स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब देखिए क्या है 150 सवाल की, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दें तो इसकी चौड़ाई कितने % कम करनी होगी, इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे कि क्षेत्रफल भाई न बढ़े। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम इस चैप्टर में पहले कर चुके हैं, भाग 2 या 3 में हमने इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो कैसे करेंगे, अब इस सवाल में 150 में 2% तो है नहीं कि भाई हम सदाबहार का प्रयोग करें, तो कैसा करेंगे, देखिए एक लंबाई और एक चौड़ाई। सवाल के अनुसार यह है कि लंबाई में 60% की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कितने % कमी करनी होगी। जब 60% की वृद्धि की बात, तो आप एक काम कीजिए, एक तरफ आप लिखिए 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, और 60 की वृद्धि है तो 160 लिखिए। अब ये पूछ रहा कि कितने % की कमी करनी होगी। अब देखो कितने % की कमी और कितने % की वृद्धि के मैंने आपको सूत्र पढ़ाए थे, मैं फिर से लिख दूं, क्या ये सूत्र हैं दोनों। तो कितने % की कमी का सूत्र है भाई कि अंतर बटे बड़ी संख्या गुणा 100। देखिए आपसे पूछे कितने % कमी, तो कमी के लिए भाग करें बड़ी संख्या से, और यदि आपसे पूछे कितने % अधिक, तो अधिक के लिए भाग करें छोटी संख्या से, % के लिए हमेशा गुणा 100। तो अंतर बटे बड़ी या छोटी संख्या और % के लिए गुणा 100, ये सूत्र हम पढ़ चुके इसी चैप्टर में है। आप सभी वीडियो शुरू से जरूर देखें। और 150 किस प्रकार करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे भाई कि आपके पास जब 60% की वृद्धि है तो यदि कोई 100 होगा और 60 की वृद्धि तभी तो 60 रहा होगा। अब पूछ रहा कितने % की कमी करूं, तो कमी के लिए अंतर 60 का होगा। अब कमी है तो भाग बड़ी संख्या 160, और भाई % के लिए गुणा 100, काट का छोटा कर दो। बताओ कोई ढेर बड़ी बात है क्या सवाल में। कर लीजिएगा हल। देखिए सवाल 151 है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, क्या परिवर्तन होगा।
भाई वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, यहाँ भी सेम वर्ग की तरह, जिस प्रकार वर्ग में था कि प्रत्येक भुजा में, तो वहां पे 1% थी, लेकिन वास्तविक में 2 लिखी हुई, क्योंकि प्रत्येक में लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। उसी प्रकार वृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करें, हालांकि वृत्त में एक ही त्रिज्या हो, लेकिन अगर वृत्त है, अब यहाँ पर केंद्र है, और यदि केंद्र में इधर में थोड़ी त्रिज्या बढ़ा दूं तो इधर तो अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से पुरकार को उठाकर यहाँ तक ले गए और यहाँ पुरकार जो है वो इसी पे को आ गया, ऐसा तो नहीं हो करता। यदि आप त्रिज्या बढ़ाओगे तो चारों ओर बढ़ेगी, घटाओगे तो चारों ओर घटेगी भाई। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि, अब यदि इधर 50% की वृद्धि हम किसी त्रिज्या में कर दें तो वह इधर अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी, उसे कहने की या लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकार तो भाई अपने आप ही दोनों ओर 50-50। भाई प्रकार रखा, कोई गोला खींचो, 3 की त्रिज्या लोगे तो दोनों तीनों ओर 3 ही और आओगे, अगर वो 3 से आप 5 की त्रिज्या लोगे तो दोनों ओर 5 अपने आप कर लगा। तो इसलिए अगर वृत्त की त्रिज्या की बात चल रही तब भी 2 ही परसेंटेज ले रही, क्योंकि वो इधर भी बढ़ेगी और भाई इधर भी बढ़ेगी। और अगर वो दोनों और बढ़ेगी तो 2% है, 2% है, तो वही सदाबहार का नियम, और सदाबहार ये कह रहा है कि भाई जब दोनों ओर प्लस के 50 हैं तो प्लस का 50 और प्लस का 50 गुणा करें तो प्लस प्लस प्लस, और भाई 50 गुना 50 और हमेशा बटे क्या 100 कर दीजिए, 50-50-100 तो यही हो गया। उसके बाद ये 2 जीरो काट दें, 5×5 = 25, तो 125 प्लस का आया, तो आपको उत्तर कितना है, 125% की वृद्धि होगी उस वृत्त के क्षेत्रफल में। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम वही क्वेश्चन जो ये अपने 151 पढ़ा, देख लो आपके सामने है। गोले की त्रिज्या में 50% कमी कर दी, कमी है तो इधर भी माइनस का 50 और भाई इधर भी माइनस का 50 और माइनस माइनस प्लस, और 50 गुना 50 और बटे हमेशा 100 काट कर देख लीजिए आपका आंसर कितना आया।